बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 में आज हम 3 टॉपिक का मुताला करेंगे, जिनमें पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी, सेकंड टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स। तो इस सिलसिले का फर्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी। जैसा कि आप जानते हैं और आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि सबसे पहले इंसानों ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड करना सीखा, नंबर 1 प्लांट्स और नंबर 2 एनिमल्स। लेकिन जैसे जैसे इल्म तरक्की करता गया, इसमें मज़ीद रिसर्च होती चली गई, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें 5 किंगडम तक हम पहुँचे। तो जो मॉडर्न सिस्टम है टैक्सोनॉमी का, टैक्सोनॉमी आप जानते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि क्लासिफिकेशन को डील करती है। तो जो मॉडर्न सिस्टम है टैक्सोनॉमी का, उसमें अगर हम तमाम जितने भी रिसर्च हैं और तमाम साइंटिस्ट का काम अगर हम थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दें, तो रॉबर्ट वाइटिकर ये एक बहुत ही अहम साइंटिस्ट है जिसने 1969 में ये बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड ये सिस्टम डेवलप किया। और इस सिस्टम के मुताबिक बायोलॉजी को तमाम यानी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 बड़े बड़े किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये किंगडम क्या हैं? इनमें से फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा बेसिकली वो किंगडम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और इस तरह के वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप इनको नहीं देख सकते। इनकी ख़ास बात ये है किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज़म हैं, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इनकी ख़ास बात ये है कि इन सब में जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर बहुत हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते और न्यूक्लियस, सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियस नहीं होता। वेरी सिंपल सेल है ये, और इसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी जिसको हम कहते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है। तो इन फीचर्स को हम आगे चल के जो सेल का चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा फर्स्ट किंगडम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है। उसके बाद सेकंड किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसे बाद में प्रोटोक्टिस्टा का नाम भी दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये है तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल होता है। लेकिन बेसिकली इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो कोई चूँकि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है उनमें। तो इसमें अमूमन ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिज़म किसी और किंगडम के अंदर फिट नहीं आ रहे उनको हम इसमें शामिल कर देते हैं। अगर इस किंगडम का अगर आप इन डेप्थ इसको स्टडी करें तो इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। एक तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एल्गी शामिल हैं। ये प्लांट नहीं है लेकिन प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं और एक मुद्दत तक इन्हें किंगडम प्लांटा के अंदर ही रखा गया था। दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे जिनका ताल्लुक जो है फाइलम प्रोटोजोआ से है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आपने पढ़े हुए हैं। और तीसरे टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स हैं जिसमें वाटर मोल्ड हैं और स्लाइम मोल्ड्स वगैरह शामिल हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर शामिल हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि ज़्यादातर ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसके साथ साथ ये माइक्रोस्कोपिक भी ज़्यादातर होते हैं, और कुछ इसमें ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे किंगडम की तरफ। थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई
जिन्हें एक अरसे तक किंगडम प्लांट्स में रखा गया था, लेकिन अब इसे अलग करके एक नया किंगडम बना दिया गया है। इसके फीचर्स बहुत ही मुनफरिद हैं, बहुत यूनिक हैं। इसमें सबसे अहम जो इसका फ़ीचर है वो ये है कि इनकी जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, और उसको हम माइसिलियम का नाम देते हैं। ये बड़ी ख़ास किस्म का ये स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको हाइफा, या जिसका प्लूरल हाइफी है, ये कहा जाता है। किंगडम फंजाई में सेल वॉल होती है, लेकिन ये सेल वॉल ना प्लांट जैसी नहीं होती, बल्कि ये काइटिन पर मुश्तमिल होती है। और ये तमाम ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ज़्यादातर मल्टी सेलुलर हैं, चंद एक हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। और इसके अलावा इनकी ख़ास बात ये है कि ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये कभी भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद अगले फाइलम पर हम चलते हैं। ये है किंगडम प्लांटा, जिसका प्लूरल है किंगडम प्लांटी, जिसे प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। प्लांट किंगडम में तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और सबसे अहम बात यह है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, और इसके साथ साथ ये ऑटोट्रॉफिक हम इन्हें कहेंगे, और ये मल्टी सेलुलर हैं। इनमें आपने ज़ाहिर है कि प्लांट्स तो देखे होंगे हर एक ने, तो ये तमाम प्लांट्स जो हैं इसमें किंगडम प्लांटा के अंदर शामिल हैं। इसमें कोई एक भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल नहीं है। देन किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जिसका प्लूरल है किंगडम एनिमेलियाई, या जिसे हम एनिमल किंगडम भी कहते हैं, ये भी सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, और इसके साथ साथ ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। ये बेसिक 5 किंगडम्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एक कंपैरिजन देखेंगे कि डिफरेंट जो किंगडम्स हैं उनका आपस में क्या ऐसी फीचर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, क्या ऐसी फीचर्स हैं जो कि सिमिलर हैं। इस सिलसिले में आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें आप अगर हम देखें तो यहाँ इस पूरे कॉलम में तमाम किंगडम्स के नाम हैं। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटा है और एनिमेलिया है। और ये जो अगले कॉलम्स हैं ये इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है सेल टाइप, सेकंड है न्यूक्लियर एनवेलप, देन है सेल वॉल, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मल्टी सेलुलैरिटी। अगर आप फर्स्ट फीचर देखें सेल टाइप, तो इसमें सवाए किंगडम मोनेरा के कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं है। यानी किंगडम प्रोकैरियोटिक जो है ये वाहिद किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा जो है वाहिद किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है, और उसके अलावा जितने भी चारों किंगडम्स हैं ये प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो किंगडम मोनेरा में उस तरह का न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता जैसे कि आम सेल्स में होता है, लेकिन बहरहाल इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और बाकी फीचर्स भी इसमें, बाकी तमाम किंगडम में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसको एब्सेंट इसलिए शो किया गया है कि इसका वो स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता जैसा कि दीगर चारों किंगडम की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये लिपिड बाइलेयर होती है और मौजूद होती है और उसको चारों तरफ से कवर करती है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर सेल वॉल, अगर हम बात करें तो सेल वॉल सवाए एनिमल्स के किसी में भी एब्सेंट नहीं है। सिर्फ एनिमल्स हैं जिसमें ये एब्सेंट है, बाकी किसी में भी ये एब्सेंट नहीं है, सब में किसी न किसी शक्ल में प्रेजेंट है। किंगडम मोनेरा में ये नॉन सेलुलोज की होती है और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में ये कुछ फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कुछ फॉर्म में ये एब्सेंट होती है, यानी इसे एक्सक्लूसिवली एब्सेंट नहीं कहा जा सकता। फंजाई में ये काइटिन की बनी हुई होती है, ये खास किस्म का मटेरियल है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और प्लांट्स में ये सेलुलोज और पॉलीसेक्राइड्स वगैरह से मिलकर बनती है। उसके बाद अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ प्लांट ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं एक्सक्लूसिवली,
और बाकी जितने भी हैं वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे किंगडम मोनेरा है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया जो है एग्जांपल ऑटोट्रॉफिक की है और बाकी बैक्टीरिया इसमें हेटरोट्रॉफिक हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो हैं ये भी ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हैं। ऑटोट्रॉफिक में एग्जांपल एल्गी की है और हेटरोट्रॉफिक में जो एग्जांपल है वो फंगस लाइक और प्रोटोजोआ जो हैं वो हैं। किंगडम फंजाई जो है ये हेटरोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक इसमें कोई भी मौजूद नहीं होता। और किंगडम एनिमेलिया में कोई भी कभी कतई तौर पे ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, ये सब के सब हेटरोट्रॉफिक होते हैं और फूड इनटेक करते हैं। मल्टीसेलुलरिटी अगर आप देखें तो सिर्फ आपको किंगडम मोनेरा मिलेगा जो कि जिसमें मल्टीसेलुलरिटी एब्सेंट है, बाकी सब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। और किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। किंगडम फंजाई यूनिसेलुलर बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांटा और एनिमेलिया तो होते ही मल्टीसेलुलर हैं, इनमें यूनिसेलुलरिटी बिल्कुल कतई तौर पे नहीं पाई जाती। तो ये एक जायज़ा है तमाम किंगडम्स का, और इस जायज़े के बाद आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से डिफरेंट किंगडम जो हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शो करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं, ये है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारी दुनिया हमारे इल्म के हद तक ये वाहिद प्लैनेट है, वाहिद सयारा है, इंसानी इल्म की हद तक मैं बात कर रहा हूँ जहाँ लाइफ मौजूद है। इसके अलावा पूरी कायनात में यूनिवर्स बहुत बड़ी है, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है। और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, हकीकतन ये बात है कि इंसान की सोच इतनी बड़ी मुमकिन ही नहीं है जितनी बड़ी यूनिवर्स है। तो हमारी इल्म की हद तक यूनिवर्स में कहीं कोई लाइफ मौजूद नहीं है। अलबत्ता कुछ लाइफ मालिक्यूल्स डिस्कवर ज़रूर हुए हैं, ऐसे मालिक्यूल जो कि लाइफ में भी होते हैं और वो हमें डिफरेंट एस्ट्रॉयड वगैरह पर डिस्कवर हुए हैं। लेकिन लाइफ जिसको हम कहें वो पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स में वो सिर्फ दुनिया में है और कहीं भी नहीं है। तो अब दुनिया में लाइफ का लेवल कैसे है, तो हम जैसे कि आप जानते हैं कि लाइफ जो है वो भी बाकी जितने भी चीज़ें हैं उन्हीं की तरह एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो मटेरियल है, लाइफ जो है मटेरियल चीज़ों में ही होती है, नॉन मटेरियल चीज़ों में लाइफ नहीं मिलती। नॉन मटेरियल मसलन रोशनी या आग वगैरह में हमें लाइफ का कोई सुराग नहीं मिलता, मटेरियल चीज़ों में लाइफ मिलती है। तो उसके फिर डिफरेंट लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल है इसका एटम। अगर हम एटम की बात करें तो एटम फर्स्ट लेवल बज़ाहिर है लेकिन दर हकीकत नहीं है, क्योंकि एटम बज़ाते खुद भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। और ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बज़ाते खुद जो है क्वार्क से मिलकर बने हैं या फर्मियन और बोसॉन वगैरह से मिलकर बने हैं। तो इस तरह एटम से नीचे भी एक लेवल मौजूद है, लेकिन वो हमारे मौजू से वो बिल्कुल बियॉन्ड है, उसको हम उस पर बात नहीं करेंगे, वो मॉडर्न फिज़िक्स का टॉपिक है। एटम के बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये आमतौर पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है। यानी ऐसा जहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एटम हाइड्रोजन का है और ये एटम जो है ऑक्सीजन का है, और ये वाला मॉलिक्यूल है जो कि वाटर मॉलिक्यूल है। तो इससे इन दोनों के ये हाइड्रोजन और फिर ये दूसरा हाइड्रोजन और ये पूरा एक एटम है बड़ा सा, ये ऑक्सीजन है। तो ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ये इसी तरीके से तमाम मॉलिक्यूल्स बने। ये तो एक एग्जांपल है। जाहिर है कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, बहुत बड़े बड़े ह्यूज मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब इसी से फॉर्म हुए हैं। मॉलिक्यूल्स सब डिफरेंट रेशो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट अंदाज में कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ऑर्गेनेल सेलुलर स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम और ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो ये ऑर्गेनेल्स जो हैं इससे फॉर्म होते हैं और ऑर्गेनेल्स की कम्बिनेशन से फिर सेल बनता है। तो यहाँ सेल दिखाया गया है डायग्राम में। तो हर तरह के सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों या यूकैरियोटिक सेल्स हों,
तमाम किस्म के सेल्स जो हैं वो इसी तरीके से ऑर्गेनेल्स की कम्बिनेशन से वजूद में आते हैं। उसके बाद सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। These cells may be similar or may be dissimilar, but they perform same function. टिश्यू के लिए जो खास बात है वो ये है कि दिस इज कलेक्शन ऑफ सेल्स, वेदर दे आर सिमिलर और डिफरेंट, बट दे आर मीन टू परफॉर्म सेम फंक्शन। तो इनका फंक्शन बिल्कुल एक जैसा होगा, इसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोन दिखाई गई है, इसका एक टिश्यू है। इसके अलावा और किडनी है, लिवर है, आई है, ये सब टिश्यू हैं। टिश्यू के बाद नेक्स्ट टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स हैं जैसे स्किन एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है, इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, और हार्ट एक ऑर्गन है। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। ऑर्गन्स की कम्बिनेशन से क्या बनता है? सिस्टम। तो डिफरेंट सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और इससे एक जो ऑर्गन्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब बहुत सारे सिस्टम कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? जाहिर सी बात है कि वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। अभी ऑर्गेनिज्म क्या है? एनी लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, और ये ऑर्गेनिज्म एक चींटी भी हो सकती है। आप भी एक ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट भी एक ऑर्गेनिज्म है, फिश भी एक ऑर्गेनिज्म है, इवन प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, ग्रास एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। पूरा ये जो स्ट्रक्चर है अपनी दुनिया में ये बिल्कुल मुकम्मल और यूनिक होते हैं। और अगर एक ऑर्गेनिज्म से रिवर्स जाएँ तो एक ऑर्गेनिज्म सिस्टम से बनता है, सिस्टम ऑर्गन से बनते हैं, ऑर्गन टिश्यू से बनते हैं, टिश्यू सेल से फॉर्म होते हैं, सेल्स ऑर्गेनल्स से फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनल्स मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं, और मॉलिक्यूल एटम से फॉर्म होते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर कलेक्ट हो जाते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन, या जिसे उर्दू में आप आबादी कह सकते हैं, इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन ये है कि दिस इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज रिजाइडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी एक ख़ास जगह पर रहने वाले जितने भी एक स्पीशीज़ के अरकान हैं उन सब को हम एक पॉपुलेशन का नाम देते हैं। जैसे अगर एक जंगल में ज़राफ़े बहुत सारे हैं तो वो एक उनकी पॉपुलेशन है। अगर एक तालाब में एक ही तरह की मछलियां हैं तो वो उस मछलियों की वो पॉपुलेशन है। फिर आप जानते हैं कि तालाब में एक ही तरह की मछलियां तो नहीं होती हैं, उसमें जाहिर है कि और भी तरह की मछलियां हो सकती हैं। हत्ता कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट फाइला से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, पॉलीफेरा भी हो सकते हैं, और निडेरिया भी हो सकते हैं उसमें, और बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। इनमें प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनकी पॉपुलेशंस हैं। इन पॉपुलेशंस के ग्रुप को कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। तो कम्युनिटी का जो वर्ड है वो है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस एट सेम प्लेस। एक ही जगह पर पाई जाने वाली बहुत सारी पॉपुलेशंस का मजमुआ कम्युनिटी कहलाता है। अब इन कम्युनिटीज़ से एक पूरा निज़ाम तश्कील पा रहा है। इस निज़ाम को क्या कहा जाता है? ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग थिंग्स शामिल नहीं होती बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं। बायोटिक फैक्टर्स लिविंग थिंग को कहते हैं और एबायोटिक फैक्टर इसके नॉन लिविंग थिंग को कहते हैं, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर के बगैर कोई भी बायोटिक फैक्टर सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत सारे इकोसिस्टम्स दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, सवाना इकोसिस्टम है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, और मैरीन इकोसिस्टम है। बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, और इन तमाम इकोसिस्टम जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इन तमाम इकोसिस्टम्स की कम्बिनेशन को, कलेक्शन को क्या नाम दिया जाता है?
बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है ये पूरी दुनिया में वो तमाम लाइफ इसका जो हमारी स्फीयर है, हमारी जो अर्थ है, उसका वो हिस्सा है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। जहाँ तक ज़िंदगी मौजूद है उस सारे पार्ट्स को, चाहे वो एयर का हिस्सा हो, चाहे वो सॉइल का हिस्सा हो, चाहे वो सी का हिस्सा हो, वो कहीं का भी हिस्सा हो, ज़मीन में इतने मीटर तक नीचे चले जाएं जहाँ तक लाइफ आपको मिल सकती है, वो बायोस्फीयर है। जहाँ लाइफ मिलना बंद हो जाएगी वो बायोस्फीयर का हिस्सा जाहिर है कि फिर वो नहीं होगा। ये थे हमारे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये आप देख रहे हैं, आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बिल्कुल वाज़े हैं, और हर लेवल जो है दूसरे लेवल के साथ मिला हुआ है। उसके बाद हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। ये स्लाइड बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में है। बायोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं? बायोलॉजिकल और मेथड, इससे हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन बेसिकली इसका मतलब है रिसर्च मेथड इन बायोलॉजी। और ये जो रिसर्च मेथड है ये एग्जैक्टली वही है जो कि साइंस में होता है। इसलिए हम बायोलॉजिकल मेथड को क्या कह सकते हैं? साइंटिफिक मेथड। अगर ये केमिस्ट्री में जाएगा तो ये केमिकल मेथड होगा, अगर ये फिजिक्स में जाएगा तो ये फिजिकल मेथड होगा। ओवरऑल इसको हम क्या कहेंगे? ओवरऑल इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। और ये बड़ी सिस्टमिक अप्रोच होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही कोई चीज़ फ़र्ज़ कर लें। जैसे ग्रीक पीरियड में, ग्रीक एरा में होता था, यूनानियों के यहाँ होता था कि वहाँ एक्सपेरिमेंट्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। वो कहते थे कि जो कुछ भी है वो हम अपने माइंड से सोच सकते हैं और अपने लॉजिक से हम उसे नताइज अखज़ कर सकते हैं। यही वजह है कि एक बड़ी आम चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है कि यूनानी इस बात को मानते थे, ग्रीक लोग जो हैं इस बात को मानते थे कि हल्की चीज़ें अगर गिराई जाएं तो वो देर से ज़मीन पर गिरती हैं और भारी चीज़ें जो हैं वो पहले ज़मीन पर गिरती हैं। और बस उन्होंने ये सोच लिया, इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। यानी किसी अल्लाह के बंदे को ये तौफीक नहीं हुई कि अपने घर की छत पर जाकर वो 2 पत्थर गिरा कर देख ले। फिर आप जानते हैं कि 1665 गालिबन या इसके आसपास एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। उसने सबसे पहले पीसा टावर के ऊपर चढ़कर 2 पत्थर गिराए थे और अपने शागिर्दों को बताया था कि देखो, चाहे हल्का हो चाहे पत्थर भारी हो, वो एक ही रफ्तार से नीचे गिरता है। यानी उसने किस बात को वैल्यू दी थी? उसने एक्सपेरिमेंट को वैल्यू दी थी। तो साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले हम जिस चीज़ को अहमियत देते हैं वो है ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट से भी पहले आपने ऑब्ज़र्व करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक छोटा सा गार्डन है और उस गार्डन में एक पौधे के पत्ते पीले होना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसी टाइप के दूसरे जो पौधे हैं उनके पत्ते पीले नहीं हो रहे, तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, ये आपका एक मसला भी है और इसके बारे में आप मुख्तलिफ़ किस्म की बातें गौर व फिक्र भी करेंगे। कभी आप सोचेंगे कि शायद इसको पानी सही नहीं मिल रहा, कभी आप सोचेंगे कि शायद इसको कीड़ा लग गया है, कभी आप सोचेंगे कि शायद इसको खाद की कमी हो गई है। तो बहरहाल वो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर आप एक हाइपोथेसिस एज्यूम करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या पानी की कमी है, या जो भी चीज़ है वो आपका हाइपोथेसिस होगा। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस बुनियादी तौर पे वो स्टेटमेंट है जिसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया होता। तो आपकी ऑब्जर्वेशन के बाद एक नेचुरली क्वेश्चन अराइज होता है। उस क्वेश्चन अराइज होने के नतीजे में आप एक हाइपोथेसिस जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं और उसमें आपको कंफर्म बहरहाल नहीं होता कि आपका ये जो हाइपोथेसिस है, जो आपका नुक्ता नज़र है, जो आपने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कायम किया गया है, इज़ इट राइट और रॉन्ग। तो क्या चीज़ है जो हाइपोथेसिस को राइट या रॉन्ग प्रूव करेगी? सोचिए। बिल्कुल आपने ठीक सोचा है, ये है एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चलेगा कि आपने जो एज्यूम किया है, जो हाइपोथेसिस एज्यूम किया है, वो सही है या गलत है। तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप उस प्लांट के ऊपर स्प्रे करके देखेंगे, आप उस प्लांट को फर्टिलाइज़र देकर देखेंगे, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट इसमें सक्सेसफुल है। और जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आप साथ साथ उसको एनालाइज भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस ये दोनों एक साथ चलेंगे। आपने एक्सपेरिमेंट किया, एनालाइज किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, एनालाइज किया, तो इस तरीके से आप उसका तज्जिया भी करते रहेंगे और आप उस पर तजुर्बा यानी एक्सपेरिमेंट भी करते रहेंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद आप दो नताइज होंगे, या तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो गलत साबित हो जाएगा या वो ठीक साबित हो जाएगा। अगर आपका हाइपोथेसिस गलत साबित होता है तो भी, और अगर वो ठीक साबित होता है तो भी, हम उसे कंक्लूजन का नाम देते हैं। तो कंक्लूजन जो है बेसिकली वो रिज़ल्ट है जो आपके एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के नतीजे में सामने आता है। अब इस कंक्लूजन में अगर तो आपका हाइपोथेसिस गलत साबित हुआ तो फिर तो वो समझ लीजिए कि अब वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपने किसी नई थ्योरी पर काम करना है, किसी नई बात पर काम करना है। सॉरी, मैंने लफ्ज़ थ्योरी इस्तेमाल किया है, ये आम तौर पे इंग्लिश में, उर्दू में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन साइंस में हम इसे इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा हमें मोहतात होना चाहिए। तो कंक्लूजन में जब आपका हाइपोथेसिस सही साबित हो गया तो सही साबित होने के बाद आप उसे क्या नाम देंगे? सही साबित होने के बाद आप उसको तीन नामों में से कोई एक नाम देंगे। या तो आप उसे थ्योरी कहेंगे, या आप उसे लॉ कहेंगे, या उसे प्रिंसिपल कहेंगे। थ्योरी और लॉ आमतौर, बल्कि प्रिंसिपल, तीनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक बारीक सा फ़र्क ये है कि थ्योरी एक्चुअली वो स्टेटमेंट है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, लॉ भी वो स्टेटमेंट है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। लेकिन इनमें आम तौर पर एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि थ्योरी में मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं होती। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि किसी थ्योरी में मैथमेटिकल इक्वेशन हो, जबकि लॉ में ज़्यादातर मैथमेटिकल इक्वेशन होती हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आपने पढ़ा है, उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, या लॉज ऑफ मोशन हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। इसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इन सब में इक्वेशन। लेकिन जब आप थ्योरी कहते हैं, जैसे डार्विन्स थ्योरी है, जैसे लेमार्क थ्योरी है, तो थ्योरी में किसी किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशन आपको नज़र नहीं आएगी, बहुत रेयरली ऐसा होगा। जबकि प्रिंसिपल का लफ्ज़ जो है ये एक सिनोनिम है जो कि आप थ्योरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लॉ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर साइंटिस्ट जब कोई नई थ्योरी डिस्कवर करते हैं तो उसके लिए प्रिंसिपल का वर्ड यूज़ करना वो पसंद करते हैं, तो वो आमतौर पे फिर उस थ्योरी को प्रिंसिपल का नाम ही दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, तो इसके लिए प्रिंसिपल का आमतौर पे, लेकिन आर्चिमेडीज थ्योरी भी कहा जाता है, तो ये प्रिंसिपल भी है। तो ये सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स का मतलब मुतरादिफ, यानी एक के बदले दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस एहतियात के साथ कि याद रखिएगा कि ये कोई ऐसी खाली थ्योरी नहीं होती कि जो किसी ने अपनी ज़ाती राय से कायम कर ली हो, बल्कि ये थ्योरी वो है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती है। यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1। आपका बहुत शुक्रिया।